सिचुएशन इज टेंस फॉर अस एटलीस्ट इंडिया की अगर हम बात करते हैं मार्केट्स में हम बहुत समय से बोल रहे हैं कि रिकवरी होनी चाहिए, थिंग्स आर फॉलिंग इन प्लेस, पर अगेन क्रूड जो है वो स्पॉइल स्पोर्ट बना हुआ है, रुपी डेप्रिसिएशन इज अ मेजर इशू नाउ। तो ऐसे में आप मार्केट्स की दिशा क्या देखते हैं? आपको लगता है कि संभलने में थोड़ा और वक्त लगेगा पर संभलेगा? गीतू, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट्स अभी बिल्कुल ही जो है साइडवेज हुए हैं और आप ये रेंज को डिफाइन कर सकते हैं 23,600 ऑन द डाउन साइड एंड 24,600 ऑन द अपसाइड। तो 1,000 पॉइंट की रेंज में जो है अब हम काफी टाइम से अब हम लोग फंसे हुए हैं। करेक्ट। और अभी इमीडिएटली या नेक्स्ट वीक 10 डेज में इस रेंज से हम लोग बाहर निकल आएंगे या हम ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर जाएंगे, इसकी संभावना काफी कम दिखती है। मगर एट द सेम टाइम ये भी संभावना बहुत कम है कि हम 23,600 के नीचे चले जाएंगे। ओके। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम फिलहाल तो साइडवेज हैं, बट वी आर स्टिल ऑप्टिमिस्टिक कि आने वाले 1 या 2 महीनों में हमें इक्विटी में थोड़ा सा एक जो है हमें एक ड्यूरेबल बाउंस हमें देखने को मिलेगा। पहले हम सोचते थे कि शायद ईरान वॉर जब खत्म होएगा तो निफ्टी मे बी इवन 27,000 तक जा सकता है, मगर वो अब जो है वो हमें उसके चांसेस काफी कम लग रहे हैं। मुझे लगता है कि अब अगर ये मार्केट बढ़ा भी तो 25,200 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये वो लेवल है जहां पे हम ईरान वॉर शुरू होने से एक दिन पहले जहां पे हम जिसके पास हम बंद हुए थे। सो हमने अपने स्ट्रैटेजीज में जो है वो प्रॉफिट बुकिंग की है पिछले कुछ दिनों में। 7th of July से हमने प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी थी व्हेन निफ्टी वाज 24,500 और हमने कल तक भी प्रॉफिट बुकिंग की है। तो हम अब काफी लाइट होके बैठ गए हैं बिकॉज हमें कोई बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग ट्रेंड नहीं लग रहा था पिछले कुछ दिनों में। बट हाँ, अगर मार्केट नीचे जाता है तो हम दोबारा से खरीद भी सकते हैं, और अगर मार्केट 25,000 के रेंज में जब भी जाएगा तो हम शायद इक्विटी से ऑलमोस्ट कंप्लीटली हम लोग एग्जिट कर जाएं, बिकॉज लॉन्गर टर्म पिक्चर बहुत अच्छी नहीं है गीतू। बट नियर टर्म पिक्चर जो है, अगर क्रूड ऑयल नीचे आ जाए या डॉलर इंडेक्स नीचे आ जाए या बॉन्ड यील्ड्स नीचे आ जाएं तो शायद जो है वो नियर टर्म पिक्चर एक बार सुधर सकती है। क्या आपको लगता है संभावनाएं हैं कि बॉन्ड यील्ड्स नीचे आएंगी? ब्याज दरों में जो बदलाव, हम यू टर्न की बात कर रहे हैं, अब द इंटरेस्ट रेट हाइक की बात कर रहे हैं, कट की नहीं, ये सिनेरियो बदलता हुआ दिखता है आपको? आपको लगता है कि इंटरेस्ट रेट कट की संभावनाएं भी हैं जो हमारे मार्केट्स को सपोर्ट करेगी, विच आई रियली डोंट सी एक्चुअली राइट नाउ? गीतू, इंटरेस्ट रेट कट की सिर्फ संभावना ही नहीं, मुझे नियर सर्टेनिटी लगती है, मगर हमें उसके लिए वेट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें कम से कम अभी 6 महीना वेट करना पड़ेगा, बिकॉज ग्लोबली अभी बॉन्ड यील्ड्स बहुत ज्यादा एलिवेटेड हैं और हमारी करेंसी अंडर प्रेशर है और क्रूड ऑयल अभी ऊपर है, और प्लस मॉनसून के फेलियर के वजह से फूड प्राइसेस ज्यादा हैं। तो अभी तो अगले कुछ महीनों में तो हम सोच भी नहीं सकते कि कोई भी इस तरीके की मूव होएगी। बट हाँ, अगर आप 1 साल की बात करें या 1.5 साल की बात करें तो मुझे सीरीज ऑफ रेट कट्स दिखते हैं, बिकॉज वर्ल्ड इकोनॉमी बहुत ही ड्रामेटिकली स्लो डाउन करेगी विद इन अ फ्यू मंथ्स। हमें बिल्कुल नियर सर्टेनिटी लग रही है कि द वर्ल्ड इज गोइंग टू बी इन रिसेशन ईदर नेक्स्ट ईयर और मे बी अर्ली 2028। तो उसके रिस्पॉन्स में सारे ही सेंट्रल बैंक्स को रेट कट करने पड़ेंगे। तो इंडियन सेंट्रल बैंक अभी बाकी सेंट्रल बैंक्स के विपरीत नहीं जा सकता है, बिकॉज हमारी करेंसी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली अंडर प्रेशर है। So I think they will have to align themselves with the major central banks of the world. But interest rate cuts होंगे गीतू, but वो मैक्रो सिनारियो डिफरेंट होगा। वहां ऑलरेडी एक स्लो डाउन आ चुका होगा और ऑलरेडी एआई बबल जो है काफी हद तक बर्स्ट होना शुरू हो चुका होगा। सो वो एक मैक्रो सिनारियो डिफरेंट है। बट एट द मोमेंट आई थिंक एक स्वीट स्पॉट है अगले महीने 2 महीने में
कि क्रूड ऑयल प्राइसेस डाउन आ जाए, ईरान वॉर थोड़ा सा जो है वो चीजें दोबारा बेहतर हो जाएं, तो आई थिंक इन द रन अप टू नवरात्रि एंड दिवाली मे भी जो है शायद हमें एक अच्छा एग्जिट पॉइंट मिलेगा, मगर वो एग्जिट पॉइंट हमें लेना होगा बिकॉज लॉन्गर टर्म पिक्चर बहुत ब्लीक है। अमित सर, अर्निंग्स पे अभी तक जितनी भी अर्निंग्स आई है वो उस पे आपका क्या व्यू बन रहा है? हम तो लो एक्सपेक्टेशन के साथ ही इस अर्निंग सीजन में आए थे और उतना डिसअपॉइंटमेंट भी नहीं है, अर्निंग्स ठीक ठाक है और स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। सो एज फार एज नाउ इज कंसर्न, तो अर्निंग से आप संतुष्ट हैं? गीतू, आई वुड से कि आई एग्री विद यू, बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म नहीं है, बहुत ज्यादा पेसिमिज्म भी नहीं है अर्निंग्स को लेके, क्योंकि कुछ नोटेबल मिसेस भी हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लार्ज कैप की बात करूं तो HDFC बैंक और एक्सिस बैंक दोनों ही काफी डिसअपॉइंटिंग थे, बट एट द सेम टाइम आई थिंक काफी सारे कंपनीज ने पॉजिटिवली भी सरप्राइज किया है। एंड आई थिंक रिलायंस इंडस्ट्रीज बाय एंड लार्ज अच्छा गया है। टू व्हीलर स्टॉक्स में तो कल हमने देखा ही है कि बजाज ऑटो, TVS और फिर ये जो है, अगर मैं IT कंपनीज की बात करूं तो बाय एंड लार्ज इन लाइन, बट एटलीस्ट जितना पेसिमिज्म मार्केट में था उतने पेसिमिज्म के हिसाब से आई वुड से कि रिजल्ट्स थोड़े अच्छे ही आए हैं। सो मिक्स सेट ऑफ रिजल्ट्स हैं गीतू। यहाँ पे हम कोई बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक केस भी नहीं बना सकते हैं बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स, बट एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा पेसिमिस्टिक केस भी नहीं बना सकते हैं। सो आई वुड से कि स्टेटस को जो है वो मार्केट में अभी भी चल रहा है एंड मार्केट एक रेंज बाउंड एक्शन हमें देखने को शायद मिलता रहेगा। बट माय होप इज कि कहीं ना कहीं अगर ईरान वॉर का सिचुएशन थोड़ा इंप्रूव करता है तो मुझे लगता है कि इंडियन मार्केट तब तक इतना लंबा टाइम कंसोलिडेट कर चुका होगा कि अगर वो कोई गुड न्यूज आती है ग्लोबली, सो आई थिंक एक ब्रेकआउट हो सकता है एंड वो ब्रेकआउट हो सकता है, जैसे मैंने पहले कहा कि 25,000, 25,200, 25,400 के रेंज में जा सकता है जी। उससे ऊपर फिलहाल कोई गुंजाइश हमें नहीं दिख रही है, बट आई वुड से कि मार्केट्स रेंज बाउंड हैं, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो है वो चलता रहेगा एंड कोई भी बहुत बड़ा मूव इंडेक्स लेवल पे तो नहीं दिख रहा है। इंडिविजुअल स्टॉक्स डिपेंडिंग ऑन द न्यूज एंड डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट्स दे कैन मूव बाय 5-10%, बट दैट्स इट। अमित सर, अगर हम BFSI सेगमेंट से बैंकिंग सेक्टर के नतीजों की बात करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने बारिंग अ फ्यू लाइक ICICI जहां काफी अच्छे नतीजे थे, निराश ही किया है। बंधन बैंक के नतीजे आप कल देखिएगा, 40 बिप्स कट जो है उन्होंने अपने ROA गाइडेंस में किया हुआ है, जिसके चलते हुए आज इट हैज बीन पनिश्ड, इट इज डाउन नियरली 14%। बंधन बैंक में तेज गिरावट, अब 17%, 173 के आसपास देखने को मिल रहा है। सो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा जितना कि हम PSU बैंकिंग स्पेस में देख रहे हैं, और PSU बैंकिंग स्पेस में वैल्यूएशन कंफर्ट भी मिल रहा है, वहीं प्राइवेट सेक्टर बैंक में उतना वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है। तो आपको क्या पसंद है और आप इस सेक्टर में क्या रणनीति अपनाएंगे? जी, सो गीतू, हमने जून में जो है हमने प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में और इवन बैंक निफ्टी में हमने काफी बाइंग की थी एंड वी वर थिंकिंग कि बिकॉज इनके जो P रेशियोज हैं वो बहुत नीचे आ गए थे और ओवरऑल हमें अर्निंग्स जो हैं वो अच्छी लग रही थी, सो हमने इस बैकग्राउंड में इनको बाय किया था। हमने अभी मगर पिछले कुछ दिनों में काफी सब्सटैंशियल हमने प्रॉफिट बुकिंग कर ली है बैंक निफ्टी में, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा जो है वो इस टाइम एनकरेजिंग नहीं लग रहे हैं उनके रिजल्ट्स एंड आई थिंक बैंक निफ्टी जिसने प्री ईरान वॉर इसने अपना हाई बनाया था 61,500 और समथिंग का जी। मुझे लगता है कि अभी इसके लिए वो लेवल तोड़ पाना शायद बहुत मुश्किल होगा गीतू। सो आई थिंक अ लोअर टॉप 58,300, 500 अभी जो ये गया था 58,500, 600 के करीब फ्राइडे को,
I think lower top is in place as far as the bank nifty is concerned. Okay. मुझे बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म नहीं है कि ये उस लेवल को आसानी से तोड़ पाएगा अनलेस कि क्रूड ऑयल बिल्कुल ही नीचे आ जाए एंड देन टॉक्स ऑफ आरबीआई रेट कट गो आउट ऑफ द विंडो एंड बॉन्ड यील्ड्स नीचे आ जाए तो वो एक अलग सिनारियो होगा जिसमें वो बढ़ सकता है बट अदरवाइज आई थिंक एसेंशियली रेंज बाउंड है आई डोंट सी बहुत ज्यादा डाउनसाइड भी इसमें होगा बिकॉज वैल्यूएशंस आर टू कंपेलिंग बहुत ही ज्यादा कंपेलिंग वैल्यूएशंस हैं सो आई वुड से रेंज बाउंड बट विद द पॉसिबिलिटी ऑफ एन अपवर्ड ब्रेकआउट ओनली इफ क्रूड ऑयल कम्स डाउन एंड ईरान वॉर जो है वो हेडलाइन से निकल जाए otherwise I think not a very encouraging picture as far as the results and as far as the fundamentals are concerned. मुझे बात कर लेते हैं आज फार्मा इंडेक्स जो है करीबन 1 से 1.25% की गिरावट के साथ कामकाज कर रहा है क्योंकि ट्रम्प साहब की तरफ से बयान आ रहे हैं कि वो टैरिफ लगाएंगे 100% 2028 में और 200% 2029 में बहुत दूर है सर अमित सर और अभी हम रिएक्ट कर रहे हैं और तब तक पता नहीं क्या क्या हो जाएगा I mean, why is this just a knee-jerk reaction और कोई structural या fundamental change आप नहीं देखते? I think गीतू देखिए while I agree with you कि Trump himself will not be the president in 29 और 28 में जो हैं वो elections हैं so we have to take him with a pinch of salt मगर at the same time हम इसको totally ignore भी नहीं कर सकते गीतू because जो वो कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये जो आवाज है ये नीचे के लेवल से आ रही है और उन्होंने उसको थोड़ा एग्जैजरेट कर दिया है बट कहीं ना कहीं जो है ये सेंटिमेंट है कि यूएस जो है वो क्यों इतने ज्यादा जो है वो जेनेरिक इंपोर्ट कर रहा है और क्यों वहां पे खुद की मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकती है ओके सो माय सेंस इज कि फार्मा कंपनीज जो हैं वो थोड़े अंडर दी वेदर रहेंगी थोड़ा प्रेशर में रह सकती हैं और वैसे भी पिछले कुछ समय में इनमें काफी एक बड़ी तेजी बनी थी फार्मा एज अ कैटेगरी में ऑफ कोर्स सारे स्टॉक्स ने मूव नहीं किया होगा उतना ही मगर ओवरऑल फार्मा कैटेगरी में एक अच्छी तेजी बनी थी मुझे लगता है कि probably बेस्ट इज नाउ बिहाइंड अस और अब कुछ डाउनसाइड्स ओपन अप हो सकते हैं कुछ साइडवेज हो सकता है मगर अब मुझे बहुत ज्यादा अपसाइड्स की गुंजाइश नहीं लगती है नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट ट्रम्प हैज सेड बट एक तो वैल्यूएशन कंफर्ट भी नहीं था इस सेक्टर में वैल्यूएशंस काफी रिच हैं फॉर कंपनीज व्हिच आर मेकिंग जेनेरिक्स दैट्स इट्स जस्ट अ कमोडिटी तो जब आप कमोडिटी बना रहे हैं तो आपको जो है वो कोई बहुत ज्यादा पी रेशियो नहीं मिलना चाहिए तो इंडिया में जेनरिक फार्मा के पी रेशियोज बहुत ज्यादा है बिकॉज एवरीबडी थॉट कि उनके यूएस मार्केट साइज जो है वो बहुत बढ़ता रहेगा और उनका सीएजीआर अच्छा होता रहेगा बट आई थिंक कहीं ना कहीं इसमें रुकावट है एंड मुझे फार्मा में बहुत ज्यादा अभी अपसाइड नहीं लगता है गीतू अगर हम देखें तो सर एफएमसीजी स्पेस आपको कैसा लगता है एल नीनो की बातें अभी भी चल रही है हालांकि मॉनसून थोड़ा स्प्रेड अब ठीक ठाक ही देखने को मिल रहा है बारिशें शुरू हो चुकी है बट व्हाट इज योर टेक ऑन एफएमसीजी एंड व्हाइट गुड्स स्पेस देखिए गीतू आई थिंक वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा रिच हैं आई थिंक बहुत सारे फंड मैनेजर्स जो हैं वो एफएमसीजी पे थोड़े ओवरवेट हो जाते हैं जब उनको लगता है कि साइक्लिकल सेक्टर्स जो हैं वो काफ़ी रन अप कर चुके हैं या वो नीचे जा सकते हैं तो वो डिफेंसिव्स में थोड़ा सा जो है प्रोटेक्शन ले लेते हैं और इंडिया में जो एफएमसीजी सेक्टर्स की जो वैल्यूएशन है जो वाइट गुड्स की जो वैल्यूएशन है वो बहुत ज़्यादा ऑब्नॉक्शियसली हाई है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की सारी मोस्ट एक्सपेंसिव एफएमसीजी कंपनीज आपको इंडिया में मिलेंगी वर्ल्ड के सारे मोस्ट एक्सपेंसिव वाइट गुड कंपनीज भी आपको इंडिया में मिलेंगी तो मुझे नहीं लगता कि उन वैल्यूएशंस की कोई जस्टिफिकेशन है क्योंकि उतनी ज़्यादा तो अभी हमारी रियल ग्रोथ एक्सपेंशन नहीं हो रही है एफएमसीजी में
Okay. So I do not like FMCG. I do not like your even white good companies in India, क्योंकि उनकी relative valuations vis-a-vis भी rest of the world बहुत ज़्यादा है, तो हमें कोई valuation comfort नहीं है. So typically हम लोग जो हैं, जब market beaten down होता है, हम तभी equities खरीदते हैं. Otherwise we are very happy making 10.5% in fixed income. तो हमने इक्विटी बहुत खरीदी थी मार्च में, अप्रैल में, और फिर जून में हमने बैंक निफ्टी काफी खरीदा था. मगर वी आर ऑलरेडी नाउ बिगिनिंग टू वी हैव ऑलरेडी रिड्यूस्ड आवर होल्डिंग्स बाय 50%. Okay. और जब भी मार्केट में कोई रैली बनेगी आने वाले कुछ हफ्तों में, वी विल सेल द रिमेनिंग पोर्शन एज वेल. हमें ऐसी कोई दरकार नहीं है, बिकॉज वी आर मल्टी एसेट. तो हमें ऐसी कोई दरकार नहीं है कि हमें कोई ना कोई स्टॉक्स होल्ड करने ही पड़ेंगे. So I do not want to hold FMCG or white goods just because कि वो थोड़े defensive हैं. We would rather be in debt making 10% and not be in FMCG at a P ratio of 40 or 50, जो कि which does not make any sense to at least us. It doesn't make any sense. अमित सर, अभी भी पैसा कहाँ डालना है? As you said कि आप debt prefer करेंगे over equities, पर अगर किसी के पास पैसा है तो वो कहाँ डाले? मल्टी एसेट में कहाँ पे एलोकेशन करना चाहिए? मल्टी एसेट में देखिए, अभी तो फिक्स्ड इनकम सेफ, वेरी वेरी हाई क्वालिटी फिक्स्ड इनकम. हम हाई यील्ड में नहीं है इस टाइम. हम कोई लो क्रेडिट रेटिंग बॉन्ड्स में नहीं है. एब्सोल्युटली द हाईएस्ट फिक्स्ड इनकम वहां पे हम हैं अभी. इक्विटी में तो ऑफ कोर्स वी आर नाउ लुकिंग टू ग्रेजुअली एग्जिट जब भी हमें थोड़ा सा अपस्विंग और मिलेगा. गोल्ड एंड सिल्वर अभी ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस ओवरसोल्ड हो गए हैं, तो एक बाउंस देखने को मिल रहा है, बट ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस दे आर अनइन्वेस्टेबल. आपको ध्यान होगा गीतू, हमने सिल्वर को आप ही के चैनल पे हमने कहा था, दिस इज द बिगेस्ट बबल एवर इन लास्ट मेनी डेकेड्स, नॉट जस्ट इन कमोडिटीज बट अक्रॉस ऑल एसेट क्लासेस. और अब आप देख रहे हैं कि $120 वाला जो सिल्वर है वो स्ट्रगल कर रहा है $57, $58, $59 पे. हमारा अभी भी व्यू है कि आने वाले 2 साल में सिल्वर विल बी बिलो $30. सो आई थिंक देखिए, कोई चीज बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो जाती है तो हम उसको टेम्परेरली बाय कर लेते हैं, बट अदरवाइज वी आर एसेंशियली गोइंग टू बी इन फिक्स्ड इनकम. मोस्टली हम इक्विटीज या कमोडिटीज तभी खरीदेंगे जब वो डीपली ओवरसोल्ड होंगे, और जब वो थोड़े भी ठीक हो जाएंगे, उनमें रिटर्न ठीक ठाक मिल जाएगा 8-10-12% का, तो हम उनसे निकल के दोबारा फिक्स्ड इनकम में चले जाएंगे. इन आवर ओपिनियन दैट इज द नेम ऑफ द गेम फॉर द नेक्स्ट 1 to 2 years.